हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2024 को लेकर 30 क्वेश्चन का एक सेट को डिस्कस करेंगे। और इस सेट में आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन दोनों का होगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न रहेगा आज के इस हमारे प्रैक्टिस सेट का, वो हमारा 2016 और 12 के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि जैक ने हमारा सिलेबस को चेंज किया था, और फिर कहीं न कहीं जैक के सिलेबस को चेंज करने की बात की जा रही है सभी स्टूडेंट और सभी लोगों के विरोध करने के बाद। तो आई होप कि जो सिलेबस होगा, नया सिलेबस फिर से जारी करने वाला है जैक। तो जो सिलेबस होगा वो हमारे 2016 जो जेटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी के पैटर्न पे होगा। तो चलिए वो उसी पैटर्न पर हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं अपने इस सेट पे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेट का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जितनी भी क्लासेस यहाँ कंडक्ट कराई जाती है वे सारी पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल कराई जाती है। तो आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का 30 क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी का भाषा 1 का 15 क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति के मूल। ये पंक्ति जो है, पंक्ति किसका है? तो देखिए, निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति के मूल जो है, तो ये जो पंक्ति है ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति के मूल। अर्थात कि जो हमारा मातृभाषा होता है वह सबसे ऊंचा होता है ना, वही हमारे जीवन का क्या है, आधार है। ठीक है, तो इस सेंटेंस इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। एक उनका एक कविता है, उनका मेन लाइन है। ठीक है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। चलिए नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्यायवाची शब्द मतलब कि जो मिलता जुलता सब अर्थ होता है। तो उपवन, उपवन मतलब क्या होता है, हमारा बगीचा होता है ना। तो उपवन का जो है सही पर्याय कौन सा है? तो उद्यान होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो दोस्तों तत्सम किसको बोलते हैं? तो जो संस्कृत से जो हमारा डायरेक्ट आया है तत्सम, तद्भव मतलब जो उसका बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, या फिर देशज यानी कि जो देश भारत का जो बोल सकते हैं कि आधुनिक समय से जो वर्ड यूज होते आ रहा है ना, यानी कि बोल सकते हैं ठेठ जिसको बोल सकते हैं वैसा। तो लोटा जो है हमारा देशज शब्द है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ मेंशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत है, क्या है? तो दयनीय है, विचारणीय है, चिंतनीय है या फिर सोचनीय है? तो जो हमारा भारत में खेल का स्थिति है वो क्या है? एकदम सोचनीय है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते, केवल स्त्रियां ही रहती है, उस ये हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनावास कहते हैं, जनाश्रय कहते हैं, जन त्राता कहते हैं या फिर अंतःपुर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, अंतःपुर। यानी कि जिसमें पुरुष नहीं जाने का, पुरुष को जाने का जहाँ अलाउ नहीं होता है, जहाँ सिर्फ लेडीज ही जा सकती है, उसे हम लोग अंतःपुर कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो यानी कि स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग है। तो लिंग हमारा 3 प्रकार का होता है, हम लोगों ने सेट के माध्यम से भी देखा कि एक हमारा स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हार, हार क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों संज्ञा के बारे में हम लोग देखा है कि संज्ञा 5 होती है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्या बोला है? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो जिससे स्पेशल किसी नाम का बोध होता हो, है ना। स्पेशल नाम कहने का मतलब किसी स्पेसिफिक नाम, जैसे अगर हम गाय को बोले तो गाय एक नाम तो है, लेकिन गाय क्या है? एक समूह है, प्रजाति है ना। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जाति है, जाति का बोध करवा रहा है, तो गाय हमारा जातिवाचक हो जाएगा। पहाड़, पहाड़ भी बहुत सारा है ना। बहुत तरह तरह के हर स्टेट्स में पहाड़ है, हर गांव में पहाड़ है, सबका अलग अलग नाम है।
तो ये भी हमारा जातिवाचक हो जाएगा। हाँ, यमुना देखें तो यमुना एक क्या है, एक स्पेशल किसी नदी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा यमुना किसी दूसरे नदी का नाम नहीं है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो अधिक बोलता है को शब्द में क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, हम लोगों को पता है, बचपन में ही पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यानी कि जो इस चारों में से जो आपका यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है तो उसको हम लोग छाटेंगे। तो देखिए, तो सबसे सही कौन सा है? देखिए, उन्नतिशील नहीं, ये नहीं होगा। उन्नतिशील ये भी नहीं होगा। उन्नतिशील यानी कि ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये हमारा क्या होगा, इधर से होगा, यानी कि हर्ष की मात्रा होगा, इधर से दीर्घ की मात्रा होगा। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, महर्षि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट को किन्होंने बताया? तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में जो पतंजलि हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को बताया और कहा कि भाषा एक व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा का डेफिनेशन, यहाँ लैंग्वेज का डेफिनेशन इन्होंने दिया है। कौन दिया है? तो महर्षि पतंजलि ने दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा के प्रमुख रूप होते हैं। तो भाषा का जो है प्रमुख 3 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 13 तक यानी 2 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़कर हम लोगों को इसका आंसर यहाँ देना होगा। तो चलिए कुछ इसको पैसेज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो पैसेज है कि गीजू भाई न केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं अपितु वे उनकी सृजनात्मकताओं में भी अगाध आस्था रखते हैं। यानी कि गीजू भाई जो है वे बच्चों की क्षमताओं और बौद्धिकता में विश्वास तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी सृजनात्मकता में भी आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पिनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती। जो गिजू भाई हैं उनके अनुसार जो है वो बताते हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी के धारा के अंतर्गत नहीं आता। उनमें कानून वेताओं का अपराध जैसे कोई चीज़ें नज़र नहीं आती, यानी कि उनमें जो कानून बनाने वाले होते हैं उनको अपराध नहीं आती कुछ टॉपिक्स में। तो उस टॉपिक्स को हम लोग आगे देखेंगे। तो कानून वेताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती है। जो बोला है कि जो लॉयर्स होते हैं, जो कानून बनाने वाले होते हैं, उनका न्याय अगर बोला जाए तो न्याय सिर्फ उनका आईपीसी ही होता है, उसके अलावा कोई चीज़ उनके पास नहीं होता, कोई भावनात्मक संवेगात्मक कोई उनका उसमें बिलीव नहीं होता है। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य रूढ़ि अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए न कोई पीनल कोड, न कोई निंदनीय मान्यता, न कोई धार्मिक भय और न जीवन के प्रति होने वाला कोई ऐसा अपराध है। यानी कि जो शिक्षा मतलब जो बोल सकते हैं कि कोई ऐसा चीज़ है जिसमें ना ही कोई पीनल कोड बनाया गया है, ना ही कोई अपराध उसमें माना गया है। ईश्वर के मनुष्य का सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की। मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य जो है चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन नियमों में वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। तो ये पैसेज जो है ये हमारे बच्चों के लिए और जो हमारे समाज की जो बोल सकते हैं कानून व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पे ये बहुत सारी बातें बताई गई है। तो चलिए इसको हम लोग अब क्वेश्चन को देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा। गिजू भाई का इसमें विश्वास नहीं है तो बच्चों की बौद्धिकता में, उनकी क्षमताओं में, उनकी रचनात्मकता में या उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा अपराध पिनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता? तो बालक की सृजन शक्ति का दमन जो है पिनल कोड के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो है एक हमारा यहाँ बोल सकते हैं पोयम दिया हुआ है, उस पोयम को पढ़ के आपको जो है आंसर इसका करना है। तो क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली।
मेघ जो है बहुत बन-ठन के आया है, सँवर के आया है। एक हमारा एक प्राकृतिक गीत है, ठीक है? और क्या बोले, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के मेघ आए। यानी कि यहाँ एक पाहुन यानी कि मेहमान को दर्शाया गया है, किसको? तो बादल को, बारिश को, है ना? बन ठन के सँवर के, पेड़ झुक झाँकने लगे, गर्दन उचकाए आँधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए, है ना? जब आँधी आती है तो धूल जो है वह उड़ता है, तो उसको घाघरा उठाए भागने का यहाँ एक बताया गया है। बाँकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घोंघा सरके, मेघ आए बड़े ठनके सँवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरस बाद सुधि लिन्ही, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की, हरसाया लाल ताल लाया पानी परात, भर के मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गाँठ खुल गई अब भरम की, बाँध टूटा झर-झर मिलन के, आँसू ढर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा एक प्रकृति दोहा है, पोयम है। तो देखिए क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के, भक्ति का भाव किसमें है? तो बादल सज धज कर आए हैं या भूरे बादल आकाश में घिर गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर है 15 नंबर, मेघ के आने से लगता है, क्या लगता है? तो मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, या मानो गाँव में शहर से मेहमान आए हो, या बादल आसमान में छा गए हो, या कोई नहीं। तो यहाँ पे मेहमान आने की बात की गई है कि जिस प्रकार जो बादल है वह आ रहा है, तो उसको मेहमान के रूप में यहाँ माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर हम लोग लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ 15 क्वेश्चन इंग्लिश का है और इंग्लिश में हमारा पैसेज भी आएगा, ग्रामर भी आएगा, तो इसको आप लोग देखें। चलिए, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका डायरेक्शन पढ़ेंगे कि डायरेक्शन में क्या बोला है। इन दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिव इन द इडियम्स फ्रेजेस। देखिए, यहाँ इडियम्स फ्रेजर दिया गया है, तो उसका जो राइट मीनिंग होगा उसको आप लोग को छाँटना है। तो चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द सिंबॉलिक राइटिंग। यानी कि रीड बिटवीन द लाइन मीन्स क्या होगा, ये हमारा फ्रेजेस है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक लाइन है, उसके बीच में बहुत बार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है उसका हिडन मीनिंग को ढूंढ रहे हैं, है ना? बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसमें छुपा हुआ बातों को पढ़ना जानना। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन वार्न्ड नॉट टू प्ले इन द गैलरी। रूलिंग पार्टी जो है वार्न किया है कि गैलरी में नहीं खेल सकते, ठीक है, नहीं खेलना चाहिए। तो जो है हमारा रूलिंग पार्टी, इसका मीनिंग क्या होगा? तो टू ट्राई बी इज सेंसेशनल, यानी कि जो है हम लोगों को सेंसेशनल होना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। यहाँ देखिए 18 और 19 जो है, यहाँ पे हमारा एक क्या बोलते हैं, अंडरलाइन किया गया है कुछ वर्ड में, और उस वर्ड को जो है उसके रिप्लेस करके हम लोग वहाँ कौन सा एप्रोप्रिएट हम लोग वर्ड वहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग को देखना है। तो बोला, दे हैड टू पुट ऑफ अंटिल लेटर द ओपन एयर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हैवी रेन। यानी कि जो है कि वे लोग जो है कुछ समय के लिए देर होगा क्योंकि हैवी रेन हो रहा है परफॉर्मेंस करने में। ठीक है? तो यानी कि कहीं परफॉर्मेंस होने की बात हो रही है, और वो हैवी रेन के कारण थोड़ा सा डिले होगा। तो पुट ऑफ मतलब होता है देर होना, पुट ऑफ मतलब थोड़ा सा देरी से पहुंचना। तो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड अगर हम यूज़ करें तो डिले होगा। डिले मतलब होता है हमारा देरी से। ठीक है? डिले मतलब देरी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, dozens of phrases can be offered to describe style, but perhaps the best one is style, it is the man। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो बट परहैप्स द बेस्ट वन इज स्टाइल इज द मैन, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 एंड 21। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है एक कॉमन एरर का क्वेश्चन दिया गया है 2021 में। तो इसको कॉमन एरर को आपको फाइंड करना है कि कहाँ मिस्टेक है, ए में मिस्टेक है, बी में है, या सी में है, या फिर डी में नो एरर है। तो यहाँ बोला है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशन एंड एंजाइटीज आर मोर देन ही कुड बीट। तो आर नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं आर होगा? क्योंकि आर जो है हमारा
प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब होता है और यहाँ पे वेक्सेशन एंड एंग्जायटी जो है एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ आर की जगह पे हमारा क्या होगा, इज़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जो बैक पीछे जो है जॉन का लाफिंग और जोकिंग सुनाई दे रहा है। जॉन वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी, ही वाज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स। और वो जो है एक मतलब सोल ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी का वो सदस्य है, तो और वह जो है हर समय जो है कुछ कुछ समय में जो है अपना जोक को पास करते रहता है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑप्शन नंबर सी में है, तो कहाँ है, एवरी फ्यू मिस्टेक, तो एवरी फ्यू जो है हमेशा एक साथ नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि चूज़ द अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड आपको चूज़ करना है। तो जो हमारा 22 में है कर्सरी, तो कर्सरी मतलब हमारा होता है कि बोल सकते हैं कि सरसरी नज़र में एकाएक अचानक, है ना, मतलब बहुत तेज़ी से, जिसको बोल सकते हैं कर्सरी मतलब तेज़ी से एकाएक, ठीक है। तो इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा थोरो, थोरो मतलब होता है हमारा क्या, कि धीरे-धीरे या फिर लगातार, है ना, इस तरह करके। तो इसका अपोजिट वर्ड हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 22 है, लेकडास्टिकल। लेकडास्टिकल मतलब होता है हमारा अभावग्रस्त, ठीक है, अभावग्रस्त। तो अभावग्रस्त का जो है हमारा अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो अभावग्रस्त का हमारा होगा एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब होता है कि बहुत ही खुशनुमा, बहुत बोल सकते हैं खुशी, बहुत अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ए जो है हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्लिथर। तो स्लिथर मतलब क्या होता है, हमारा फिसलन होता है। यहाँ पे आपको साइनो देना है, यानी कि सिमिलर वर्ड देना है, ठीक है, सिमिलर वर्ड बताना है। तो स्लिथर मतलब क्या होता है, फिसलने वाला, फिसलन, ठीक है। तो फिसलने वाला, अगर कोई बच्चा जो है वो फिसल गया तो उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो स्लाइड। स्लाइड मतलब क्या होता है हमारा, स्लाइड मतलब भी होता है फिसलना, ठीक है, लेकिन स्लाइडर यानी कि किसी वस्तु को फिसलना, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है अगर स्लिप कर रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, तो स्लिप जो है हमारा उसका सही साइनोनिम्स होगा, यानी कि स्लेटर का हमारा स्लिप होगा। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डिकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज पर्टेन्स टू। यानी कि देखिए, डिकोरम्स मतलब हमारा क्या होता है, तो मर्यादा होता है, ठीक है, मर्यादा, मर्यादा, ठीक है। और पर्टेंस मतलब होता है बोलचाल, ठीक है, बोलचाल। तो अगर हम बोलचाल की अपना भाषा में देखें तो मर्यादा किसे कहते हैं, ठीक है, मर्यादा कब कहेंगे अगर बोलचाल की भाषा में देखें तो करेक्ट ग्रामेटिकल यूज। अगर कोई कोई वैसा पर्सन जो है ग्रामेटिकल ग्रामर का सही यूज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मर्यादा में बोल रहा है, तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस, ठीक है, तो उसका वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस को देख के तो ये भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसका वॉइस का क्वालिटी अच्छा नहीं है वो मर्यादा में नहीं बात कर सकता। अच्छा, सी है, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, बिल्कुल भी नहीं। और एप्रोप्रिएट गेस्चर, गेस्चर मतलब क्या होता है, यानी कि जो बोलते हैं ना कि शरीर का मूवमेंट, अगर कोई अगर एरोगेंट नेचर से अगर कोई बात कर रहा है तो क्या होगा, उसका बोलने का तरीका अलग होगा, उसका वो थोड़ा सा मुंह बनाएगा, अपना शरीर का अलग गेस्चर देगा, यानी कि शरीर को हिलाएगा डुलाएगा। तो उसके गेस्चर से पता चलता है कि वो जो है घमंडी यानी मर्यादा में बात कर रहा है या फिर अच्छे से बात कर रहा है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एप्रोप्रिएट गेस्चर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, विच इज अ फंक्शन वर्ड। तो फंक्शन वर्ड किसको बोलते हैं, तो फंक्शन वर्ड ऐसे वर्ड को बोला जाता है जिसका किसी एक बोल सकते हैं कि हिंदी मीनिंग जो है कोई एप्रोप्रिएट हिंदी मीनिंग, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला गया है ना, उसको जगह जगह पे बहुत सारे मीनिंग के लिए उसको यूज किया जा सकता है। यानी कि ऐसे वर्ड जिसका किसी लिटरल मीनिंग, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला गया है, उसको समय के अनुसार हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ फंक्शन वर्ड जो है, ऑप्शन नंबर जो बी हमारे यहाँ है, बुकिंग, यानी कि यहाँ सी होगा, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो बुकिंग हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ के हमारा 27 एंड 28 क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे बनेगा। तो चलिए, क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्या है, इन दिस एज ऑफ स्पायरलिंग फ्यूल कॉस्ट एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि बोला है कि इस मतलब बढ़ती हुई जो स्पाइरल फ्यूल्स है, यानी कि जो फ्यूल का को जो कॉस्ट हमेशा बढ़ रहा है और जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, ठीक है,
any new way that reduce the environment and economic burden associated with the use of fossil fuels is welcome। तो जितने भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल का जो कॉस्ट बढ़ रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, तो जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, इकोनॉमिक बर्डन जो आ रहा है, वो सभी जो भी यहाँ पे नया तरीका जो लाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। बट बैक इन द 1950s इट वॉज अनदर स्टोरी। लेकिन जब हम लोग आज से 1950 के दशक में जाते हैं तो एक ये नया कहानी था, एक अलग कहानी था। It seems that industrial chemist John Andrew created a revolutionary additive for petrol। उस समय जो लगता है कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट हैं जॉन एंड्रयू, उन्होंने एक पेट्रोल और योज्य पदार्थों का एक रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांति का युग वहाँ पैदा किए थे। ही क्लेम दैट, वह बताते हैं कि वंस दिस प्रोडक्ट इज एडेड, अगर एक प्रोडक्ट पेट्रोल जैसा कोई प्रोडक्ट ऐड हो जाता है, ऑर्डिनरी टैप वाटर कुड बी मिक्स्ड विथ पेट्रोल एंड यूज टू रन टू इंजन इन द कार। कि अगर इसको पानी की तरह अगर पेट्रोल को यूज़ किया जाए तो हम लोग एक गाड़ी को, एक इंजन को, कार को चला सकते हैं। द मिक्स ऑफ वाटर, पेट्रोल एंड एडिटिव वॉज, और मिक्स पानी में हम लोग पेट्रोल को मिक्स करते हैं, एडिटिव योज पदार्थ को मिक्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंड्रयूज, नो लेस कंब्यूसिटेबल देन पेट्रोल अलोन। नाउ इफ दिस वर ट्रू, it means that he cost of a tank of petrol could be cut by more than half and pollution dramatically reduced। यानी कि बोला है कि एंड्रयूज के अनुसार जो है पानी, पेट्रोल और योजक का मिश्रण जो है अकेले पेट्रोल से कम ज्वलनशील जो था वो नहीं था। अब यदि यह सच था तो इसका मतलब है कि पेट्रोल के टैंक की लागत में आधे से अधिक की कटौती की जा सकती है और प्रदूषण में जो किसी भी रूप से कमी लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने, एंड्रयू ने कहा है। नेवी ऑफिशियल ऑन हियरिंग these claims supposedly went to Andrew's laboratory to see a demonstration of the secret additive, but on arrival found of scientist missing and his laboratory ransacked। यानी कि यहाँ बताया है कि इन दावों को सुनने के बाद जो है नौसेना के अधिकारी जो है उनके गुप्त योजक को देखने के लिए एंड्रयूज की प्रयोगशाला में जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वैज्ञानिक को गायब पाया जाता है ना। एंड्रयूज को देखा जाता है कि वहाँ से वो लेबोरेटरी में नहीं है। एंड्रयूज वाज नेवर सीन अगेन, एंड्रयूज जो है वो दोबारा नहीं दिखे। स्टोरी सर्कुलेटेड अबाउट हाउ मेजर ऑयल कंपनीज वर विलिंग to go to any lengths to protect their products from the impact of alternative fuels that might have included the abduction of Andrews and destruction of his रिसर्च डेट। तो एंड्रयूज को फिर कभी नहीं देखा गया। प्रमुख तेल कंपनियों के बारे में कहानियां भी बताई गई कि अपने उत्पादकों वैकल्पिक ईंधन के प्रभाव से बचाने के लिए भी बहुत हद तक तैयार थे, जिसमें बहुत से लोग जो थे एंड्रयूज के साथ शामिल होने लगे धीरे धीरे। दैट इन द केस कैम टू बी डिस्कस्ड in the first place that simply added fuel, so to speak, the conspiracy theory fire। यानी कि इस मामले में जब सभी में चर्चा हुई तो इस साजिश में जो है यहाँ पे आग में घी डालने का काम किया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पैसेज था। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, जॉन एंड्रयू वाज अ, तो केमिस्ट, नेवल ऑफिसर या इंडस्ट्रियल केमिस्ट या साइंटिस्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में भी हम लोगों ने देखा था कि वे क्या थे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू जॉन एंड्रयूज टू मिक्स ऑफ वाटर, पेट्रोल एंड एडिटिव वॉज, है ना। मतलब जॉन एंड्रयूज के अनुसार जो है वाटर, पेट्रोल एंड एडिटिव जो है मिक्स करके हम लोग क्या उससे कर सकते हैं, तो नो लेस कंब्यूस्टेबल देन पेट्रोल अलोन। यानी कि जो बोल सकते हैं कि पेट्रोल जो अकेला काम करेगा उससे भी कम वो काम नहीं करेगा। तो इसी ये चीज़ें जो है एंड्रयूज ने इस पैराग्राफ में बताई है। चलिए 29 और 30 जो है एक हमारा यहाँ पे पोएम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे इसका आंसर देना होगा। चलिए पोएम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहाँ जो है माइंड जो है बिना डर, मतलब डर का बिना है, डर नहीं है किसी के माइंड में। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज
हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, कहाँ जो है नॉलेज फ्री है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कहाँ जो है जहाँ की दीवारें जो है वह मतलब बोल सकते हैं कि टुकड़ों में विभाजित नहीं है, ठीक है, जहाँ बटी नहीं है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि कहाँ से जो है जो सच्चाई है वो गहराई से आती है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पे जो सच्चाई है परफेक्शन जो है अपनी बाहें फैलाई हुई है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्राई डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जहाँ जो है जो तर्क की स्पष्टता है वो रेगिस्तान में अपना रास्ता कहाँ जो है नहीं खोया है, ठीक है, वही यहाँ बोला गया है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थाउट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अब बताते हैं कि जो मन का अपार निरंतर जो है विचार जो आता है हमारे मन में, वो कार्य में स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में आगे ले जाते हैं। तो ठीक है, यानी कि मन का जो हमारा मन में जो भी बातें आती है उसको हम लोग आगे ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ओ माय फादर, मेरे पिता, मेरे देश को जागृत करना, उठाना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है इस कविता में लोगों के बीच का अंतर को बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे एक प्रार्थना स्तुति किया गया है इस पोयम में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिस पोयम इज अ सॉर्ट ऑफ दिस पोयम इज अ सॉर्ट ऑफ prayer to the Almighty, prayer to the Father, song sung in the praise of the Almighty, या song sung in the praise of the Father। तो देखिए यहाँ पे Almighty मतलब क्या होगा हमारा, तो Almighty जो सबसे क्या है, पावरफुल है। पावरफुल एक हमारा बोल सकते हैं कि एक पावर होता है हमारे अंदर, मतलब बीच में, जो जिसको हम लोग गॉड के नाम से जानते हैं। तो उसी पावरफुल पर्सन के बारे में बोला गया है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, बिल्कुल सही। देखिए फादर यहाँ लास्ट में बताया गया है, ऐसा नहीं है कि फादर से, फादर किसको बोला है, तो अलमाइटी को ही बोला है ना, भगवान को ही बोला है। तो यहाँ मेन हमारा क्या होगा, प्रेयर टू द अलमाइटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 30 नंबर, द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैव ट्राइड टू ब्रेक अप द वर्ल्ड आर, तो जो घरेलू दीवारें की बात की गई है उसे तोड़ने का प्रयास जो है वो मतलब कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर है स्मॉल वॉल्स ऑफ द हाउस, घर की छोटी दीवारें, या फिर सिख ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, यानी कि जो हमारा सिख ट्रेडिशन चल रहा है इग्नोरेंस के ऊपर, वे, या फिर लिटिल डिफरेंस अमॉन्ग पीपल, यानी कि लोगों के बीच का थोड़ा अंतर जो है वो बता रहा है। तो बिल्कुल सही, यही तो हमारा पैसेज में बता रहा है कि लोगों के बीच में जो अंतर है वही क्या कर रहा है, घर को तोड़ने का काम कर रहा है, और हमारे घर की दीवारों को तोड़ने का काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश का किया है, जो कि हमारा में भी हो सकता है कि जो न्यू सिलेबस आए उसी के अकॉर्डिंग ये है, क्योंकि अभी न्यूज़ जैसा कि आ रहा है कि 2016 और 12 के अकॉर्डिंग होगा, तो इसी तरह का पेपर होगा, ठीक है। क्योंकि जो पेपर आया था बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस था, वो कहीं से भी सेंस नहीं रखता था किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए वो सिलेबस को कैंसिल किया जाएगा और न्यू सिलेबस यहाँ पे लाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो आप लोग जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आप लोग जो है अस्थिर नहीं होइए, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और इसी तरह के जो क्वेश्चन है उसको कीजिए। कुछ कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में मतलब चाहे जो भी सिलेबस हो उसमें पूछा जाए, तो उस तरह के टॉपिक्स को जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप कवर करें। और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने जेटेट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने का डिसीजन लिया है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ से अपनी जेटेट की तैयारी को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।